नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अररिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने सरकारी स्कूल की शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नरपतगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। शिक्षिका खाबदाह कन्हैली हाई स्कूल में तैनात थी। स्कूटी से स्कूल जाने के दौरान बदमाशों ने गोली चलाई और उसकी हत्या कर दी। टीचर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अररिया से, जहां पर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी है। सरकारी स्कूल की ये शिक्षिका बताई जा रही है, जो स्कूल से लौटकर घर की तरफ जा रही थी। अपनी स्कूटी पर सवार थी और इसी दौरान अपराधियों ने गोली चलाई। गोली लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मंदिर के पास कन्हेली खाबदा पंचायत, जहाँ की ये टीचर है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। हर रोज बेचारी पढ़ाने के लिए मध्य विद्यालय कन्हेली में इनका जाना आना था। हम लोग अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन आज सुबह उपरांत मध्य विद्यालय पहुंचने के उपक्रम में किसी अज्ञात आदमी ने, बाइक सवार 2 आदमी आए और धड़ाधड़ इन्हें गोली मार करके फरार हो चुके हैं। हम लोग सिर्फ एक अपना इंसानियत के नाते, दोस्त के नाते या भाई बहन के नाते हम लोग इनको सदर अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया। ये यहाँ पे खाबदा पंचायत में जो मंदिर है उसके पास उसको गोली मार दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं उनकी मृत्यु हो गई है। देख रहे हैं हम लोग, सारा लिंक स्थापित कर रहे हैं। बहुत जल्द केस का डिटेक्शन निकल जाएगा और जो भी अपराधी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, जहां सौर बाजार थाना पुलिस पर एक व्यक्ति की मौत का गंभीर आरोप लगा। परिजनों का दावा है कि कबाड़ी व्यवसायी मनोज शाह को 27 नवंबर को पुलिस चोरी का सामान खरीदने के आरोप में थाने ले गई, जहां उसकी जमकर पिटाई की गई। अगले दिन छोड़े जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि थानाध्यक्ष ने पिटाई के आरोप को गलत बताते हुए विधि अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है। 27 तारीख के शाम का है। 27 तारीख के शाम में करीबन 5 बजे के लमसम में सौर बाजार के थाना वाले मेरे भाई को उठा के ले गए पूछताछ के नाम पे, जहां उनके बेरहमी से पिटाई किया गया और 28 तारीख को उन्होंने छोड़ दिया। और 29 तारीख को हम लोग सदर अस्पताल में भैया को भर्ती कराए, जो कि बहुत पोजीशन ख़राब था, पैर में सूजन था, जिसके कारण उसका इलाज चला और वो 2 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज दिए। डिस्चार्ज करने के बाद हम लोग जब घर ला रहे थे तो उसी क्रम में उनका पोजीशन और ख़राब हो गया, जिसमें निजी अस्पताल में ब्रजेश कुमार के पास हम लोग भर्ती करवाएं, जहां उनका इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। किशनगंज से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इंडो नेपाल बॉर्डर पर कार्रवाई हुई है। ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार हुए। 9.80 लाख का ब्राउन शुगर जब्त हुआ है। 2520 नेपाली करेंसी जब्त की गई है। कई और प्रतिबंधित सामान बरामद हुए हैं। एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। गलगलिया थाना क्षेत्र से तस्कर गिरफ्तार हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार। किशनगंज से ये बड़ी खबर, 9.80 लाख का ब्राउन शुगर जब्त हुआ है। 2520 नेपाली करेंसी भी जब्त कर ली गई है। वहीं सुपौल से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। भीषण अगलगी में 2 बच्चे जिंदा जल गए। जलने से 2 सगे भाई की मौत हुई। 18 से अधिक मवेशियों की झुलसने की खबर है। 5 परिवार का आशियाना जलकर स्वाहा हो गया। भपटियाही के मुरली गांव की घटना बताई जा रही है। सुपौल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीषण अगलगी में 2 बच्चे जिंदा जल गए, जिसके वजह से 2 सगे भाई की मौत हो गई। 18 से अधिक मवेशियों की झुलसने से जान चली गई। और देखिए, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित उन्होंने किया। विधानसभा भवन के भव्य सेंट्रल हॉल में राज्यपाल ने सरकार के एजेंडे, उपलब्धि और आने वाली योजनाओं की विस्तृत खाका सदन के पटल पर रखा है। सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुके देकर राज्यपाल का स्वागत किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और सभी वरिष्ठ मंत्री मौके पर मौजूद रहे। राज्यपाल ने नई सरकार की गठन पर बधाई दी। वहीं राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही ऑडियो सिस्टम खराब हो गया। ऑडियो खराब होने के कारण राज्यपाल का अभिभाषण किसी को सुनाई ही नहीं दिया।
इस दौरान सीएम नीतीश कुमार गुस्से में लाल हो गए, जबकि सभी सदस्य हंगामा करने लग गए। देखिए, राज्यपाल के भाषण के समय माइक खराब होने पर आरजेडी ने सवाल खड़े किए, तो वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सदन से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के गायब होने पर सवाल उठाया है। तो आपको बता दें कि सदन में नेता प्रतिपक्ष के गायब होने पर सवाल खड़े किए गए। तेजस्वी यादव को लापता बताया गया और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव कहां हैं, ये सवाल पूछा जा रहा था। कोर्ट में, कचहरी में आखिर कहां हैं तेजस्वी यादव? मेडिकल है या लीगल इमरजेंसी? आखिर किस इमरजेंसी की वजह से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहां मौजूद नहीं? आकाश में, पाताल में, कोर्ट में, कचहरी में कहां है तेजस्वी? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली कहां है तेजस्वी? पता तो चले। तेजस्वी यादव आकाश में, पाताल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, कोर्ट में, कचहरी में कहाँ है आखिर? यह सवाल महत्वपूर्ण है कि महामहिम का अभिभाषण हो रहा है और विपक्ष के नेता लापता, गुमशुदा, ये चिंता का विषय है महागठबंधन के घटक दलों का। अरे हिम्मत करके पूछिए कि आखिर लापता क्यों हैं आप, कहाँ हैं आप? मेडिकल इमरजेंसी है, लीगल इमरजेंसी है, कोई न कोई तो गंभीर संकट का सामना आप कर रहे हैं। ये सदन को जानने का और बिहार की जनता को जानने का अधिकार है। और देखिए, नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे। एकमात्र उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन भरा। कल औपचारिक इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे। एकमात्र उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन भरा है। कल औपचारिक रूप से इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। और देखिए, सदन के नेता के तौर पर चुने गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नेता प्रतिपक्ष के लिए तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस नाम की घोषणा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन के नेता के तौर पर चुने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नेता प्रतिपक्ष के लिए तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी घोषणा कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन के नेता के तौर पर चुने गए हैं नीतीश कुमार। बढ़ते आगे, तेलंगाना के कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी के हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं पर विवादित बयान दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं? क्या 3 करोड़ हैं? इतने सारे आखिर क्यों हैं? कुंवारे लोगों के लिए एक भगवान है हनुमान, 2 बार शादी करने वालों के लिए एक और भगवान है, शराब पीने वालों के लिए अलग भगवान है, हर एक समूह का अपना अपना एक भगवान है। इस तरह देवताओं के बारे में कोई भी एक मत है ही नहीं। ఎంతమంది దేవుళ్ళు 3 కోట్లుండ్రా ఎందుకున్నాయి పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మైసమ్మ కళ్ళు కొయ్యాలి కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు అవునా హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు ఎంతమంది దేవుళ్ళు 3 కోట్లు। और देखिए, तेलंगाना के कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी के हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं वाले विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने इस बयान से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी के नेता बयान का बचाव करते नजर आए। ईश्वर एक है लेकिन उनके रूप अनेक हैं, जिनकी पूजा उनके भक्त अनुयायी अपनी श्रद्धा और परंपरा के मुताबिक करते हैं। दक्षिण भारत में धार्मिक उन्माद की आंच फैलाने में कांग्रेस जुटी हुई है। सीएम रेवंत रेड्डी के कथित बयान आग में घी का काम करने वाला है। हिंदुओं की धार्मिक भावना पर चोट करने वाला उनके बयान को कोई भी सनातनी नहीं स्वीकार करेगा, चाहे वह कांग्रेसी क्यों ना हो। देखिए, बड़ा कंफ्यूजन है और जानकारी के अभाव में लोग इस तरह की बात बोल जाते हैं। कोटि की बात हुई है, करोड़ की बात नहीं है। कोटि कहते हैं श्रेणी को। एक करोड़ वाली बात लोग उस कोटि से जोड़ लेते हैं। ये कंफ्यूजन बड़े पैमाने पर हिंदू समाज में है। लोगों को समझना होगा कि 33 कोटि ईश्वर हैं। आस्थाओं पे सवाल खड़ा करना ये बहुत ही गलत है और मुझे ये बड़ी हैरत होती है कि कांग्रेस के कुछ नेता इससे पहले भी कहते रहे हैं। वो राम सेतु के बारे में उल्टे सीधे बयान उन्होंने दे दिया, कभी धर्म के बारे में बयान दे देते हैं, कभी वो कहते हैं कि सीता और राम ये सब जो है ना काल्पनिक कथाएं हैं।
रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं और इनको सोच समझ करके इस तरह की बातें करनी चाहिए। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, किसी के भी धार्मिक भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचाना चाहिए। हम ये जानते हैं ये देश सभी धर्मों का सम्मान करता है। अब किसने क्या बोला नहीं बोला वो उनकी पार्टी और वो जो बोलने वाले हैं वो ही इस पर प्रतिक्रिया दे तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता ने रेवंत रेड्डी की तुलना कंस, रावण, कौरव से कर दी है। उन्होंने कहा कि कंस और कौरवों ने देवताओं का अपमान किया, उनका नाश हो गया। रावण में अहंकार था, उसका भी नाश हो गया। ये कहते हैं कि विनाश काले बुद्धि विपरीत। आपने देखा होगा कि जिस तरह से कंस ने देवताओं का अपमान किया था तो उनका नाश हो गया था। कौरव ने देवताओं का अपमान किया तो उनका नाश हो गया था। रावण में अहंकार था तो उनका नाश हो गया। इसीलिए मैं आपके माध्यम से रेवंत रेड्डी को कहना चाहती हूँ, अगर आपको देश की सनातन संस्कृति और धर्म का ज्ञान नहीं है तो आप क्या राजनीतिक नेता हैं। आप देश की संस्कृति और सनातन का अपमान कर रहे हैं, देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। हमारे देश में देवता एक हैं, रूप अनेक हैं, और ये कांग्रेस के नेता का दिमाग जो है ना कुछ संट हो गया है, इसलिए देश की सनातन पर वो उंगली उठा रहे हैं। और देखिए, रेवंत रेड्डी के विवादित बयान पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से लोगों को बचना चाहिए, किसी धर्म जाति के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, देश की आज़ादी, जब हम गुलाम थे, आज़ादी मिली थी तो देश के सभी धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। हम सभी धर्मों के, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे वो फिर ये गिरजाघर हो, मैं सबका समर्थन करता हूं। कौन क्या बयान जनता है उस पर बोलना हमारा उचित नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के कलेजे पर प्रहार कर दिया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी ही चाहिए। उनका ये बयान है, उन्होंने पूरे देश को नहीं बल्कि दुनिया के सनातन मानने वाले लोगों पर कलेजे पर प्रहार किया है और हमारे हिंदू देवताओं पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी किया है और इसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए। और देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन इस योजना का सरदार पटेल ने कड़ा विरोध किया था। पटेल का स्पष्ट मत था कि किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए सरकारी खजाने से पैसे का उपयोग नहीं होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सरदार पटेल ने उस समय सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी थी। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था
तो गुजराती माँ की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाबरी मस्जिद वाले दावे पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस शुरू से ही हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाती रही है। वहीं कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के इस बयान का विरोध किया है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की बातें बिल्कुल सही है। अगर सरदार पटेल न होते तो नेहरू जनता के पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण कर देते। अगर पटेल नहीं होते तो भारत का इतना विशालतम आकार नहीं होता। नेहरू एक धर्म विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। कांग्रेसी अब भी उसी मार्ग का अनुसरण करने को बेताब है। अगर झूठ न बोले और नेहरू के मामले में बढ़ चढ़कर झूठ न बोले तो राजनाथ सिंह जी एक दिन भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहे। निकाल के उनको फेंक दिया जाएगा, जैसे मुरली मनोहर जोशी जी को, आडवाणी जी को फेंक के बाहर कर दिया गया। इसलिए बेचारे की मजबूरी है, लालची आदमी है, मंत्री बने रहना चाहते हैं तो झूठ पर झूठ फेंकते जा रहे हैं। ये मसला अब हमारा खत्म हो चुका है। ये दुर्भाग्य से ये हमारे देश का एक ऐसा विवादास्पद अतीत रहा है जिससे हमारा समाज हमेशा बढ़ते हुए दिखा है और देश के सामने भी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं विकास के मद्देनजर, भविष्य के मद्देनजर। अब मुझे लगता है कि जो हमारा विवादास्पद अतीत रहा है और अब समाप्त हो चुका है, उसमें बहुत विमर्श की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी चुनौतियां बड़ी हैं। इस संबंध में ऐतिहासिक तथ्य की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो विवाद था, माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप से द्विपक्षीय समझौते के तहत ये सारी चीजें अब सेटल हो गया है। अब इसके इतिहास के उस परत को मैं नहीं जानता। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने दिया वो तो कोई साक्ष्य की चर्चा उन्होंने की होगी, ऐतिहासिक संदर्भ होगा, उसकी औपचारिक जानकारी मुझे नहीं। इस बीच पूर्णिया से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां धमदाहा नेहरू चौक पर चल रहे फर्जी अस्पताल को सील कर दिया गया है। साथ ही वहां पर काम कर रहे फर्जी डॉक्टर्स पर भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। एसडीएम ने कहा है कि फर्जी अस्पताल में ऑपरेशन का डिलीवरी भी की जाती थी। पिछले साल इस अस्पताल में एक प्रसूता की मौत भी हो गई, जिसमें डॉक्टर पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस मामले में जमानत लेकर फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी गई। अस्पताल का यहाँ पे चल रहा है सुचारू रूप से, क्योंकि पहले भी इन पे एक केस हुआ था, शायद कोई मरीज का देहांत हो गया, तो ये बेल पे थे और फिर भी ये अवैध रूप से चला रहे। जहाँ एसडीओ साहब के द्वारा बोला गया और हम लोग आकर के देखे तो कंप्लीट अवैध ही है। इसमें ना डॉक्टर है, ना जो हॉस्पिटल का क्राइटेरिया है वो भी नहीं है। आप एमबीबीएस हैं? जी सर। और कहाँ से एमबीबीएस किए हैं? यूपी से। कौन सत्र में आप एमबीबीएस किए हैं? आप एमबीबीएस के स्टूडेंट रहे हैं? कौन सत्र में आप नीट किए थे? दिखा देते हैं सर पेपर। ठीक है। एमबीबीएस किए हैं आप? एमबीबीएस एएम क्या होता है? अल्टरनेटिव मेडिसिन। मतलब वो कोई मेडिकल कॉलेज ही कराती है? जी सर। कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको कराया? क्या नाम हुआ? देखिए, कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर एक्सपायर दवा फेंके जाने की खबर चलने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सदर अस्पताल में कचरे की ढेर में सालों पहले एक्सपायर हुई दवाएं रखी गई थी, जिसमें डीएम ने इससे गंभीरतापूर्वक इस पर कार्रवाई की, अधिकारियों से बातचीत की और कहा है कि इससे जल्द से जल्द देखा जाए कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। समाचारों के माध्यम से संज्ञान में आया है। जो भी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उनसे स्पष्टीकरण लेने के लिए सिविल से निर्देश दिया गया है और जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में बीपीएससी टीचर भर्ती फेज 2 के तहत चयनित उर्दू शिक्षकों के लंबे इंतजार के बाद नियुक्ति पत्र मिल गया। समीक्षा भवन में हुए समारोह में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 40 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। पत्र पाकर शिक्षकों ने खुशी जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है। 94 अभ्यर्थी अनुशंसित थे, उन लोगों को काउंसलिंग कराया गया। काउंसलिंग में 49 हमारे अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जिसमें से 9 कुछ संदेहास्पद थे, जिनका कि कुछ एरर था नाम में, पिता के नाम में। उनको छोड़ के बाकी 40 का भी वितरण डीएम सर डीडीसी के स्तर से कर दिया गया है। इन सभी लोग को शुभकामनाएं दी गई कि आप स्कूल में जाकर अच्छे से पठन पाठन कार्य कराएंगे। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और अपने इस नियुक्ति पत्र के लिए अपने डीएम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उनके जरिए ये हमें प्राप्त हुआ। और फिर बाकी सारे हमारे साथी जितने जुड़े हुए थे इस चीज में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लंबे अंतराल जी, 2 साल के बाद आज जाके खुशी प्राप्त हुई है हम लोगों को।
पटना के बेहटा स्थित नीलेट परिसर में साइबर क्राइम रोकथाम के लिए विकसित अत्याधुनिक साइबर लैब का उद्घाटन किया गया। आईटी विभाग के सचिव एस कृष्णन ने किया और कार्यक्रम में बिहार के आईटी सचिव और निदेशक नितिन पुरी भी मौजूद रहे। एस कृष्णन ने कहा कि बढ़ते साइबर अपराधों के बीच ऐसी लैब बेहद आवश्यक होती है। यहाँ लोगों को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आधारित प्रशिक्षण और जागरूकता दी जाएगी। बढ़ के चल रहा है तो कंप्यूटर माध्यम से काफ़ी हमारे डेटा और ये सब चीज़ उसके माध्यम से चलते हैं। तो ये डेटा प्रोटेक्ट करने, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने और डेटा बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। छात्रों को और अन्य लोगों को ट्रेनिंग खास ज़रूरत है। सरकारी अफसर और प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इसका एक सुविधा अभी नीलेट में बनाया गया है, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा बिहार में। और उन्होंने साइबर सिक्योरिटी की लैब का इनॉग्रेशन किया, तो मैं चाहता हूं कि इससे न केवल बिहार के सभी लोगों को साइबर सिक्योरिटी से डील करने में हेल्प मिलेगी, बल्कि पूरे भारतवर्ष के बच्चे भी यहाँ पे आके साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग कर सकते हैं। इंडस्ट्री 4.0 के तहत सुवेक्शन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर हमने ये लैब स्टैब्लिश की है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पे आके साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग लें। और राजधानी पटना में बढ़ती ठंड का असर पटना जू में भी दिखने लगा है। जू में प्रशासन ने जानवरों के लिए विशेष इंतजामात किए हैं। चिंपांजी के पिंजरे में कंबल और हीटर लगाए गए ताकि ठंड से उसे राहत मिले। दिन में चिंपांजी धूप सेकते हैं, जबकि शाम होते ही हीटर की गर्माहट में आराम करते हैं। प्रशासन का कहना है कि सभी पशुओं की सुरक्षा और देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठंड की शुरुआत हो गई है और ठंड के दिनों में इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशानी ना हो, इसके लिए पटना जू में विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जो चिंपैंजी है वो दिन में धूप सेकते हुए नजर आ रही है और शाम में इनके लिए जू प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम भी किए गए हैं ताकि चिंपैंजियों को ठंड न लगे। इनके खाने पीने में भी जो बदलाव है वो किए गए हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि जो चिंपैंजी हैं वो फिलहाल धूप में आराम फरमाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही शाम होगा उनके लिए जो उनका विश्राम गृह है, यहाँ देख सकते हैं कि चिंपैंजियों का विश्राम गृह है और यहाँ पर जो कर्टन है यानी पर्दे हैं वो पर्दे भी यहाँ लगा दिए गए हैं ताकि इनके विश्राम गृह में हवा ना जाए। इसके अलावा चिंपैंजियों का जो घर है जहाँ पे वो आराम करते हैं, दिन में तो वो धूप सेकते हैं, लेकिन शाम में रात में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर हीटर की व्यवस्था भी की गई है। केज के सामने, उनके पिंजरे के सामने इस तरीके से हीटर लगाया गया है ताकि ठंड ना लगे। यानी पटना जू में चिंपैंजियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और इनके जो पिंजरे हैं ये देखिए, यहाँ पे ये जो पुआल है, पर्दे के साथ साथ पुआल से जो खिड़कियां हैं उन्हें भी बंद किया गया है ताकि जहां वो रात में समय गुजारे उस समय उन्हें गर्माहट महसूस हो, ठंड ना लगे। ठंड को देखते हुए पटना जू में चिंपैंजियों के पिंजरे में जो हीटर है वो लगा दिया गया है, पर्दे लगा दिए गए हैं, खाने पीने में भी बदलाव किया गया है। चिंपैंजियों को च्यवनप्राश दिया जा रहा है ताकि उनके शरीर में गर्माहट बनी रहे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर राजकीय समारोह आयोजित हुआ। राजेंद्र चौक में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उनके जीवन और योगदान को याद किया गया। समारोह में अधिकारी सहित पार्टी के तमाम नेताओं ने उन्हें नमन किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।